जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 13 प्रकाश। और इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। प्रश्न 1 का सही जवाब होगा नहीं। अंधेरे कमरे में हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि उन पर से प्रकाश हमारी आँखों तक नहीं पहुँचता। यदि कोई प्रकाश वस्तुओं से टकरा करके हमारे आँखों तक पहुँचता है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चूँकि कमरे में कोई प्रकाश नहीं है तो हम नहीं देख सकते हैं। यदि कमरे के बाहर पर्याप्त प्रकाश है और हम बाहर की ओर देखते हैं तो बाहर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि उनसे परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है। व्याख्या समझ लीजिए। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का हमारी आंखों तक पहुंचना आवश्यक है। बिना प्रकाश के कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। प्रश्न संख्या 2, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? यहाँ पर उत्तर है, एक साइड में नियमित परावर्तन और दूसरी तरफ विसरित परावर्तन है। नियमित परावर्तन चिकनी एवं चमकदार सतह से होता है, जबकि विसरित परावर्तन खुरदरी सतह से होता है। नियमित परावर्तन स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, जबकि विसरित परावर्तन स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनाता। नियमित परावर्तन परावर्तित किरणें समानांतर रहती है, जबकि विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। फिर अगला प्रश्न था कि क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के दोनों नियम पूरी तरह लागू होते हैं। केवल सतह के असमान होने के कारण किरणें अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से प्रत्येक के सामने लिखिए कि नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा तथा कारण लिखिए। तीसरा का प्रश्न क, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज नियमित परावर्तन होगा। इसकी सतह चिकनी और चमकदार होती है, इसलिए नियमित परावर्तन होगा। प्रश्न ख, चॉक पाउडर उत्तर होगा विसरित परावर्तन। चूँकि इसकी सतह खुरदरी होती है, इसलिए चॉक पाउडर में विसरित परावर्तन होगा। प्रश्न ग, गत्ते का पृष्ठ उत्तर होगा विसरित परावर्तन। चूँकि गत्ते के पृष्ठ का सतह समतल नहीं होती, इसलिए इसमें विसरित परावर्तन होगा। प्रश्न घ, संगमरमर के फर्श पर फैला जल, इसका उत्तर होगा नियमित परावर्तन। चूँकि जल की सतह चिकनी होती है, इसलिए इसमें नियमित परावर्तन होगा। प्रश्न अंग, दर्पण उत्तर है नियमित परावर्तन। चूँकि दर्पण की सतह अत्यंत चिकनी होती है, इसलिए इसमें नियमित परावर्तन होगा। प्रश्न च, कागज का टुकड़ा उत्तर होगा विसरित परावर्तन। चूँकि कागज की सतह सूक्ष्म रूप से खुरदरी होती है,
इसलिए इसमें विस्तृत परावर्तन होगा। प्रश्न 4, परावर्तन के नियम बताइए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रश्न 5, प्रश्न है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है, एक समतल दर्पण को मेज पर रखें, उस पर टॉर्च या लेजर की किरण डालें, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचें और परावर्तित किरण का मार्ग देखें। तो यहाँ पर है सो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का ये चित्र है। देखिए, यह सतह है, ठीक है, यह है सतह। इसमें ऐसो आपतित किरण गया, ठीक है, और सतह से टकरा करके परावर्तित हो गया। इसमें आपतन कोण जितना है उतना ही परावर्तन कोण होगा, और इसमें है सो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं। देखिए यहाँ पर एक ना एक ही बिंदु पर हैं। आप इस चित्र को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6 का क है कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर दिखाई देता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान था कितना मीटर दूर, तो 2 मीटर दूर होगा। तो यहाँ पर सही व्याख्या देखिए, दर्पण में प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 1 मीटर बनता है, ठीक है। तो कुल दूरी होगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो उत्तर होगा 2 मीटर। प्रश्न ख, प्रश्न है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने दाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ है। तो यहाँ पर उत्तर होगा बायां, ठीक है। तो व्याख्या समझ लीजिए कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन यानी लेफ्ट राइट रिवर्सल होता है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या ग, प्रश्न है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। तो क्या उत्तर होगा, बड़ा। यहाँ पर उत्तर होगा बड़ा। कम प्रकाश में अधिक प्रकाश अंदर जाने देने के लिए पुतली फैल जाती है, इसलिए साइज बड़ा हो जाएगा। प्रश्न घ, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। तो उत्तर होगा कम। रात में देखने के लिए शलाकाएं अधिक होती है, इसलिए शंकु अपेक्षाकृत कम होते हैं। प्रश्न संख्या 7, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है। तो प्रश्न है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन क, सदैव। यह परावर्तन का प्रथम नियम है और हर स्थिति में लागू होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न 8, सही विकल्प चुनना है। प्रश्न है,
समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है? तो उत्तर होगा आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। ऑप्शन ख सही जवाब होगा। समतल दर्पण सदैव सीधा, समान आकार का तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है आप लोगों के सामने, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है, कैलाइडोस्कोप एक ऐसी नली होती है जिसके अंदर 3 समतल दर्पण त्रिकोणाकार रूप में लगाए जाते हैं। एक सिरे पर रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं तथा दूसरे सिरे से देखने पर दर्पणों में बार बार परावर्तन के कारण सुंदर एवं रंग बिरंगे पैटर्न दिखाई देते हैं। यह देखिए आपके सामने कैलाइडोस्कोप का यह चित्र है। ठीक है, ये कैलाइडोस्कोप का चित्र है। इसमें एक ऐसी नली होती है बीच में एक ऐसी नली होती है जिसके अंदर 3 समतल दर्पण त्रिकोणाकार रूप में लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 गो है ना, एक ये हो गया, एक दूसरा इस तरफ हो गया, तीसरा हो गया। 3 है सो समतल दर्पण त्रिकोणाकार रूप में लगाए जाते हैं। एक सिरे पर रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं तथा दूसरे सिरे से देखने पर दर्पणों में बार बार परावर्तन के कारण सुंदर एवं रंग बिरंगे पैटर्न दिखाई देते हैं। तो यही है कैलाइडोस्कोप यानी बहुमूर्तिदर्शी। संख्या 10। प्रश्न है, मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। यह है मानव नेत्र। तो यहाँ पर इस प्रकार से मानव नेत्र का आप चित्र छाप सकते हैं जो लगभग गोलाकार होता है। लगभग गोलाकार होता है। इसमें बाहर में कॉर्निया होता है, अग्रभाग कॉर्निया है या इसे स्वच्छमंडल भी कहते हैं, बाहर में है। कॉर्निया के पीछे ऐसो कॉर्निया है, इसके जस्ट पीछे देखिए, कॉर्निया के जस्ट पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, वो हो गया आइरिस। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है। ठीक है, ये हो गया आइरिस। आइरिस में छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, यह पुतली, छोटा सा द्वार होता है जिसे कहेंगे पुतली। पुतली होती है। अब पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है परितारिका। तो परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। ठीक है, और इसमें ये पीछे का साइड में होता है प्रकाशिक तंत्रिका। आप इस चित्र को अपने कॉपी में छाप लीजिए। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 13.8 करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह का कारण बता सकते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रियाकलाप 13.8 क्या है। क्रियाकलाप 13.8 यही है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें अपने मित्र की आंख में देखिए। क्रियाकलाप 13.8 है कि अपने मित्र की आंख में देखिए,
पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए। एक टॉर्च से उसकी आँख पर प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए। टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार पुनः अवलोकन करें। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? किस स्थिति में पुतली बड़ी थी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? किस स्थिति में आपको आँख में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है, मंद प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में? यह क्रियाकलाप 13.8 है। तो इसमें प्रश्न करता है कि क्या आप अध्यापक की सलाह का कारण बता सकते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा, अध्यापक ने गुरमीत को इसलिए मना किया क्योंकि लेजर टॉर्च की तीव्र प्रकाश किरणें आकाश के लिए हानिकारक होती हैं। यदि लेजर किरण सीधे आंखों पर पड़ जाए तो रेटिना दृष्टिपटल को नुकसान पहुंच सकता है और आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। व्याख्या समझेंगे। लेजर प्रकाश बहुत अधिक केंद्रित और शक्तिशाली होता है, इसलिए इसे कभी भी किसी की आंखों की ओर नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर होगा, नेत्रों की देखभाल निम्न प्रकार से करनी चाहिए। पहला, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन करें, विशेषकर विटामिन ए युक्त भोजन। दूसरा, पढ़ते समय पर्याप्त प्रकाश रखें। तीसरा, बहुत पास से पुस्तक या मोबाइल न देखें। चौथा, धूल मिट्टी से आँखों की सुरक्षा करें। पाँचवां, आँखों में गंदे हाथ न लगाएं। फिर है छठा, तेज प्रकाश या सूर्य की ओर सीधे न देखें। सातवां, टीवी या मोबाइल उचित दूरी से देखें। आठवां, आँखों में कोई परेशानी होने पर तुरंत नेत्र चिकित्सक से जांच कराएं। इन आदतों से आँखें स्वस्थ रहती है और दृष्टि लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा? प्रश्न 13 का यहाँ पर उत्तर है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 2 गुने आपतन कोण है। अतः 2i मैंने 2 गुने आपतित किरण बराबर 90 डिग्री होगा, यानी आपतित किरण होगा 45 डिग्री। उत्तर है 45 डिग्री। यहाँ पर है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। प्रश्न संख्या 14। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रश्न 14 का उत्तर होगा, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत यानी असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों दर्पणों में प्रकाश बार बार परावर्तित होता रहता है, इसलिए लगातार नए नए प्रतिबिंब बनते रहते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। चित्र 13.19 के अनुसार परावर्तित किरण बनाइए। यहाँ पर प्रश्न देखिए कि यहाँ पर है प्रश्न संख्या 15। ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण है।
और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है अभिलंब से। तो परावर्तित किरण भी यहाँ पर 30 डिग्री का कोण के साथ परावर्तित होगी। ठीक है, क्योंकि परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिएगे कि नेक्स्ट सरफेस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस है, तो यहाँ पर भी परावर्तित होगा और यहाँ पर है सो अभिलंब इस प्रकार से है, तो यहाँ पर है सो 30 डिग्री का यहाँ भी कोण बनाएगा और परावर्तित होने के बाद भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा और यह है सो परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगा। तो एक बार और समझ लीजिए कि यह है सो आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण है और यह सो यहाँ से टकराता है, सरफेस से टकराया और 30 डिग्री कोण के साथ यहाँ पर अभिलंब, ये अभिलंब है ना, अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर है सो परावर्तित होता है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परावर्तित हो गया और यहाँ पर भी 30 डिग्री कोण बनाया, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। और चूंकि दोनों सरफेस 90 डिग्री का है, कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर अभिलंब है, चूँकि यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि दोनों सरफेस 90 डिग्री का है ना, दोनों सरफेस 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से जब परावर्तित होगा, इस सरफेस से परावर्तित होगा इस प्रकार से, देखिए यहाँ से परावर्तित होगा तो इस प्रकार से बाहर की ओर जाएगा। क्योंकि दोनों सरफेस 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये जो आया, ये जो किरण आया और दूसरा किरण वापस गया, दोनों समानांतर होगा। ठीक है, तो ये आपका चित्र हुआ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप ऐसा इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 16 है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि चित्र 13.20, यहाँ पर है 13.20, यानी 13.20 में दर्शाए अनुसार बुझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। ये देखिए, ये हो गया समतल। ठीक है, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण है। और ये हो गया ए नंबर पर, ए बिंदु पर बुझो खड़ा है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? ठीक है, क्या पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा कि उत्तर है कि सबसे पहले ये प्रश्न है कि क्या है सो बुझो स्वयं को देख सकता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर है ना, यह सो बुझो देख सकता है, क्योंकि समतल दर्पण के सामने किनारे पर खड़े होने पर भी यदि प्रतिबिंब दर्पण की सीमा में बनता है तो वह स्वयं को देख सकता है। देखिए, ये है समतल दर्पण और यहाँ बुझो है, तो ये सामने से देख सकता है, तो उत्तर होगा हाँ। फिर प्रश्न है कि क्या ऐसा पी, क्यू, आर पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब में देख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा कि ये पी है
ये P बिंदु पर है तो ये भी अपना प्रतिबिंब देख सकता है। Q पर है, ये भी अपना प्रतिबिंब देख सकता है, जबकि R अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता है। R का प्रतिबिंब दर्पण की सीमा से बाहर बनता है, इसलिए ऐसो बुझो उसे नहीं देख सकता। तो यहाँ पर P, Q, R तीनों बिंदु पर है, वह सो अपना प्रतिबिंब देख सकता है, जबकि R दर्पण से बहुत किनारे है, इसलिए अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। यहाँ पर देखिए प्रश्न है आप लोगों के सामने। प्रश्न है कि यहाँ पर 13.21 चित्र है आप लोगों के सामने। ठीक है, यह हो गया चित्र 13.21। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए नंबर पर है और इससे समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर उत्तर होगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु ए दर्पण के सामने है। ठीक है, उतना ही दूरी पर बनेगा, ये जितना है उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। फिर प्रश्न संख्या बी है कि क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रतिबिंब स्थिति बी पर खड़ा है कौन, पहली, तो क्या यह प्रतिबिंब देख सकता है, तो उत्तर होगा हाँ। स्थिति बी से परावर्तित प्रकाश पहली की आंखों तक पहुँचता है, इससे वह प्रतिबिंब देख सकता है ना, देख सकता है ये भी अपना प्रतिबिंब। प्रश्न 17 का डी, जब पहली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ए स्थिति पर है सो जो है उसका है सो ए पर यहाँ पर है और ये हो गया समतल दर्पण। तो यहाँ समतल दर्पण से उतना ही दूरी पर यहाँ पर ए डैश मान लेता हूँ, यहाँ पर है सो प्रतिबिंब बना। जब है सो बी पहली है सो बी से सी पर पहुँच गया तो ए का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो किस ओर खिसकेगा, तो उत्तर होगा कि प्रतिबिंब का स्थान नहीं बदलता है। ठीक है, देखने वाले के स्थान बदलने से प्रतिबिंब का स्थान नहीं बदलता है, प्रतिबिंब का स्थान नहीं बदलता है, इसलिए ए का प्रतिबिंब खिसकेगा नहीं। ठीक है, जस का तस रहेगा, उसी स्थान पर रहेगा। इस पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गया है। अब हम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर एक्स्ट्रा जो पुस्तक से अतिरिक्त वन लाइनर हम करा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उत्तर होगा किसी सतह से टकरा कर प्रकाश का वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। एक्स्ट्रा वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, नियमित परावर्तन किस सतह से होता है। उत्तर होगा चिकनी एवं चमकदार सतह से। प्रश्न 3, विसरित परावर्तन किस सतह से होता है। उत्तर होगा खुरदरी सतह से। एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर आप देख लीजिए। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तर होगा आभासी, सीधा तथा समानाकार का। पार्श्व परिवर्तन क्या है। दर्पण में दाएं बाएं का उल्टा दिखाई देना पार्श्व परिवर्तन है। पुस्तक से है सो जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है हम निकाल कर दिया हूँ, इसको आप है सो रट लीजिए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। उत्तर होगा 7 रंगों से। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से हैं। उत्तर होगा बैंगनी, जामुनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे बैजा नी ह पीनाला के रूप में याद कर सकते हैं।
प्रश्न नेक्स्ट है, वन लाइनर है। प्रकाश के रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा विक्षेपण यानी डिस्पर्सन। मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? तो उत्तर होगा आइरिस परितारिका। मंद प्रकाश में पुतले का आकार कैसा होता है? तो उत्तर होगा बड़ा हो जाता है। वन लाइनर एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर है। लेजर प्रकाश आँखों के लिए क्यों हानिकारक है? उत्तर होगा क्योंकि यह रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। आँखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आँखों के लिए आवश्यक है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तर होगा अनंत संख्या में, अनंत असंख्य बनेगा। परावर्तित किरण तथा आपतित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो आपतन कोण कितना होगा? उत्तर होगा 45 डिग्री। अगला है महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तर होगा दर्पण के पीछे वस्तु के समान दूरी पर। क्या देखने वाले के स्थान बदलने से प्रतिबिंब का स्थान बदलता है? नहीं, प्रतिबिंब का स्थान नहीं बदलता। नेक्स्ट है, नेत्रों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या है? उत्तर होगा तेज प्रकाश या लेजर किरणों के सीधे आकाश में नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार से यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।